मेरे प्यारे दोस्तों और विद्यार्थियों, कैसे आप सब। हमेशा की तरह आज का यूजफुल वीडियो होगा और ये है जॉन लॉक के ऊपर। जॉन लॉक, हाँ बिल्कुल आप जानते हैं, ये महत्वपूर्ण उदारवादी विचारक के तौर पे जाने जाते हैं और ये वीडियो स्पेशली बीएस सेकेंड ईयर वालों के लिए है क्योंकि इनके सिलेबस में है और उनके लिए हैं जो राजनीति विज्ञान में आगे प्राध्यापक या हम कह सकें व्याख्याता हो, यानी कहाँ पे आके गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें टीचर के लिए, तो ये सिलेबस में है। तो इसको समझिए क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो कहीं ना कहीं आपका जो टाइम यूज आप देंगे वो टाइम आपका यूजफुल होगा। तो शुरुआत करते हैं और मैं बता देता हूँ फिलहाल कि जॉन लॉक को हम दो चीज़ों के लिए फेमस जानते हैं। पहला तो ये एक उदारवादी के तौर पे जाने जाते हैं, उदारवादी विचारक। इन्होंने जो उदारवाद के रूप में जो विचार दिए हैं, क्योंकि उस समय उदारवाद की दो विचारधाराएं चलती थी, एक तो थी पुरातन, एक नवीन। पुरातनवादी कहते थे कि अपने जो विचार हैं, अपने जो बातें हैं, अपने जो सिद्धांत हैं, उनमें वो नवीनता नहीं लाना चाहते थे। जबकि जो नवीन उदारवादी विचारक हैं वो समय के अनुसार उसमें बदलाव और अपने विचारों को ज़्यादा महत्व देते थे। तो इनके उदारवाद के संबंध में जो विचार थे वो अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ये एक उदारवाद की आत्मा कह सकते हैं, यानी उदारवाद को वापस इन्होंने नवीनीकरण के रूप में जीवित किया था। ठीक है, और सबसे इनका फेमस यानी जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर आता है वो है इनका सामाजिक समझौता सिद्धांत। जैसा कि आपको पता होगा, सामाजिक समझौते के ऊपर तीन विद्वान बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है ना, थॉमस हॉब्स, जीन जैक्स रूसो और जॉन लॉक। ये तीन ऐसे विचारक हैं जिनको सामाजिक समझौतावादी विचारक जाना जाता है। ठीक है, इनका ये विचार हम जानेंगे क्योंकि यही आपके सिलेबस में इम्पोर्टेंट है। फिलहाल इनका थोड़ा जीवन परिचय को हम देख लेते हैं। तो आपको बता देते हैं, इनका जन्म इंग्लैंड में पिरूटन में 1632 में हुआ था और ये एक सभ्य परिवार से थे। तो शुरुआत में इन्होंने अपना जो पढ़ाई है वो जारी रखा। हम कहेंगे इनकी जो पढ़ाई में इनका मन तो था, यानी कहता ना कि कोई शुरुआत से ही पढ़ाई में अगर इम्पोर्टेंट है, जिसका मन लगे तो वो पढ़ना चाहता है। तो इस तरह से उन्होंने शुरुआत में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से आगे की पढ़ाई पूरी की, ठीक है ना, और एमए करने के बाद, ऑक्सफोर्ड से एमए करने के बाद वहीं पे टीचर के चौपे लग गए, लेकिन उनको ये काम जचा नहीं। तब इन्होंने क्या कर दिया, ये छोड़कर डॉक्टरी करनी चाहिए। तो डॉक्टरी यानी अपना पेशा चेंज कर दिया, वो डॉक्टरी के लिए उन्होंने उसकी पढ़ाई की और 2 साल तक उसकी पढ़ाई करने के बाद सेंट पीटर्सबर्ग, वहाँ का एक जो विद्वान है उसके संपर्क में रहे और काफ़ी टाइम तक उनके संपर्क में रहे और उनके साथ रहते हुए डॉक्टरी का जो अध्ययन है वो सीखा। लेकिन ये राजनीति में इनके विचार कैसे आए, ये एक जानना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आपको बता देते हैं, ये जो समय है वो समय कौन सा है, 1600 से लेकर 1700 के बीच। तो अगर आपको पता हो, इसी दौरान ब्रिटेन के अंदर गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी, गौरवपूर्ण क्रांति, ठीक है ना, पता होगा 1658 में। तो ये जो क्रांति यानी एक बार गणतंत्र आया, यानी कहने का मतलब जो क्रॉमवेल था उसने वहाँ के जो राजा को निर्वाचित करके एक गणतंत्र की स्थापना की थी। किसके अंतर्गत, क्रॉमवेल के अंतर्गत। लेकिन कुछ समय बाद क्रॉमवेल की मृत्यु होने के बाद वापस राजतंत्र कायम हो जाता है। क्या कायम हो जाता है, राजतंत्र। तो अब यहाँ पे आप ध्यान रखना, वो स्टुअर्ट वंश का था तो राजतंत्र वापस कायम हो जाता है। फिर उसके उत्तराधिकारी आते चार्ल्स द्वितीय। उसके समय इनके जो गणतंत्र की जो व्यवस्था थी उसमें और उसके अधिकारों के बीच तालमेल और मतभेद हो जाता है। इस वजह से वापस ये कंडीशन ऐसी आ जाती है कि इंग्लैंड का जो राजतंत्र जो वापस आता है वो समाप्त हो जाता है, यानी किसी न किसी कारण से गतिरोध हो जाता है। फिर वहाँ की पॉपुलेशन है वो क्या कर लेते हैं, हॉलैंड, ध्यान रखना, हॉलैंड के व्यक्ति को राजा निर्वाचित करते हैं और जब उसे ब्रिटेन का राजा बनाते हैं तब उसके हाथ से एक अधिकार घोषणा पत्र ले लेते हैं, अधिकार घोषणा पत्र, जिसको इतिहास में कहा गया है राइट ऑफ बिल,
ये एक ऐसा बिल था जिसने हमेशा से राजतंत्र को पंगु बना दिया और गणतंत्र, ये जो प्रजातंत्र हैं उसको बढ़ा दिया। यानी इसके द्वारा क्या कर दिया गया, इसके द्वारा शासन संचालन के जो प्रमुख दायित्व, जो अधिकार जो होते हैं, वो गणतंत्रीय व्यवस्था ने ले लिया। क्योंकि ये जो विद्वान जो था यहाँ का, जो अपने हॉलैंड से इसको राजा बनाए थे, उसके पास उतने प्रमुख अधिकार नहीं थे। तो इस वजह से अगर हम कहें तो ये एक वो दौर है जिस दौर में राजतंत्र कमज़ोर हो गया और गणतंत्र कहें, प्रजातंत्र कहें, उसने इस अधिकार के बलबूते पे शक्ति प्राप्त कर ली। और वर्तमान में यही कारण है राजतंत्र कमज़ोर होने का। ब्रिटेन में राजतंत्र है, लेकिन फिर भी वहाँ पे जो प्रमुख है, वो प्रमुख क्या है आपको पता होगा, वो प्रमुख है वहाँ पर प्रजातंत्र। ब्रिटेन में प्रजातंत्र इम्पोर्टेंट है। अब ये जो परिवर्तन हुआ और राजा को पंगु बना दिया और बिना किसी लड़ाई झगड़े के वहाँ पर जो ये परिवर्तन हुआ उसी को गौरवपूर्ण क्रांति कहते हैं। तो ये इनके विचारों में काफ़ी प्रभाव पड़ा कभी, क्योंकि ये फर्स्ट बार तो किनके पक्ष में थे, ये फर्स्ट बार उनके पक्ष में थे जो राजतंत्र को चाहते थे। लेकिन ये जो परिस्थितियाँ बदलती गई तो उनको इससे काफ़ी अनुभव और सीखने को मिला, उनके विचारों में भी परिवर्तन हुआ, ठीक है ना। और इस तरह से ये एक राजकीय पद पे भी रहे 1700 के आसपास अगर हम बात करें। और 1704 के आसपास जब पद छोड़ा तो उनकी मृत्यु हो, मतलब बीमारी के कारण मृत्यु भी हो गई थी। तो ये दोनों काफ़ी परिस्थितियाँ देखी, काफ़ी नवीन दृष्टिकोण, नवीन समाज का परिवेश देखा। तो उसी अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि एक आदर्श समाज और एक आदर्श देश कैसा होना चाहिए, उसको लेकर उन्होंने अपने महत्वपूर्ण विचार दिए। तो मैं ये सामाजिक समझौता विचार बताने से पहले इनकी फेमस पुस्तक आपको नोट करवा देता हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में इनकी पुस्तक के बारे में ज़रूर पूछा जाता है, ठीक है। तो इनकी पुस्तक है, आप ध्यान रखेंगे, जो सबसे इम्पोर्टेंट, यानी बार बार पूछा जाता है, ठीक है ना। तो पहली जो है टॉलरेशन, लेटर ऑफ टॉलरेशन, यहाँ पे वर्ड में कुछ हो सकता है, टॉलरेशन, ठीक है ना। ये एक महत्वपूर्ण बुक थी इनकी, लेटर ऑन टॉलरेशन। अब ये कब लिखी गई तो आप इसको नोट कर लेना। ये पुस्तक 1689 में लिखी गई और 90 में प्रकाशित हुई थी। इसके 4 पार्ट थे अलग अलग, लेकिन ध्यान रखना इतने जितनी भी पुस्तकें लिखी जॉन लॉक ने, वे इनके 50 वर्ष होने के बाद प्रकाशित हुई थी, ठीक है ना। तो लेटर ऑन टॉलरेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट इनकी पुस्तक है और कुछ इनके जो विचार हैं इस के संदर्भ में मिलते हैं, क्योंकि इनकी ये पुस्तक काफ़ी बार अपने आगे बढ़ेंगे तब पूछी जाएगी। नेक्स्ट इनकी जो पुस्तक थी, शासन पर 2 निबंध, ठीक है ना। ये उनके द्वारा लिखा गया कि शासन कैसा होना चाहिए, उनके ऊपर 2 निबंध इन्होंने लिखे थे। अगर आप इनका इंग्लिश का नाम याद रखना जाए तो टू ट्रिशिप ऑन गवर्नमेंट, ये इनकी पुस्तक थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, अगर ध्यान रखेंगे तो इन दोनों के ऊपर इनके विचारों की झलक हमें प्राप्त होती है। और ये दोनों काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछी गई है, बड़े एग्ज़ाम में भी देखें तो ये पूछी गई है, तो काफ़ी बार ये एग्ज़ाम में आ भी चुकी हैं, ठीक है। अब ये इनकी फेमस पुस्तक होगी। अब बात करते हैं अपना जो महत्वपूर्ण है, जो सामाजिक समझौता सिद्धांत। ध्यान रखिएगा, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, समय दे रहे हैं ना, तो डेफिनेटली आपका आज का जो ये टॉपिक है वो 100% क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छे से समझ लें पहले, तभी नंबर आपके अच्छे आ सकते हैं। तो सामाजिक समझौता ये एक सिद्धांत है, या हम इसको कहें ये जॉन लॉक के विचार हैं, जो एक वो आने वाले समाज के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए उस पर अपने विचार देता है, ठीक है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट अगर पूछा जाए तो ये इनके विचार महत्वपूर्ण रहते हैं। अब इसी को ध्यान में रखते हुए हम बारी बारी कुछ पॉइंट से क्लियर करें। तो सबसे पहले मानव स्वभाव को देखते हैं। मानव स्वभाव यानी समाज एक समझौता होने से पहले परिस्थिति क्या होती है वो देखते हैं। तो ध्यान रखना, प्लेटो के अकॉर्डिंग, प्लेटो ने कहा, हम बात करें जॉन लॉक की, तो जॉन लॉक के अकॉर्डिंग मानव है, मानव के अच्छे गुणों के बारे में बताया। जैसे अगर हम बात करें
थॉमस हॉब्स, उसने मानव के नेगेटिव पक्ष को ज़्यादा ध्यान दिया। उन्होंने कहा मानव बहुत ही संकालू, लालची और मतलबी होता है, इसलिए वह अपने मतलब के लिए समझौता भी करता है। अगर आपने नहीं देखा है तो ये पिछले वाला वीडियो देख लें, समझ में आ जाएगा। लेकिन मानव स्वभाव को जॉन लॉक एक अच्छाई के रूप में देखता है। ये कहता है मानव में अच्छाई का गुण पाया जाता है, अच्छाई का गुण, या हम कहें वह सहयोगी है, उसमें सहयोगी व्यवहार पाया जाता है। तो इस तरह से अगर कहें तो जॉन लॉक के सामाजिक समझौता होने से पहले, इनके समाज के द्वारा समझौता होने से पहले उसने मानव व्यवहार को बताया कि मानव का जो व्यवहार है या स्वभाव है वो अच्छा है, वह सहयोगी व्यवहार रखता है। इस तरह से मानव के अच्छे गुणों पर जॉन लॉक ने ध्यान दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो जैसे व्यवहार हैं, अब वो जो व्यक्ति है वो कैसे समाज में रहता था, यानी उस समय की व्यवस्था को हम देखेंगे प्राकृतिक व्यवस्था देख लेते हैं। उस समय प्राकृतिक व्यवस्था कैसी थी। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, प्राकृतिक व्यवस्था, तो इसने मानव के अच्छे गुणों को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। तो उसने कहा कि उस समय प्राकृतिक जो समाज था, यानी प्राकृतिक जो व्यवस्था थी वह काफ़ी अच्छी थी। अच्छी यानी हम कहें कि शांतिपूर्ण एवं परस्पर सहयोगी व्यवस्था कायम थी। सभी एक दूसरे का सहयोग करते थे। और इसके अंतर्गत प्राकृतिक अवस्था के अंतर्गत एग्जाम में आ जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना। प्राकृतिक अवस्था के अंदर भी व्यक्तियों को अधिकार प्राप्त थे। क्या थे? अधिकार प्राप्त थे। अब कौन से अधिकार तो ध्यान रखना है यहाँ पे प्लेटो, हम बात कर रहे हैं जॉन लॉक की। तो जॉन लॉक ने अपने समाज की इस व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए कहा है कि व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था में जब रह रहा था उस समय उसके पास 3 अधिकार थे। सबसे पहला अधिकार था जीवन का अधिकार, जीवन का अधिकार। ठीक है, दूसरा था संपत्ति का अधिकार। ठीक है, तीसरा था स्वतंत्रता का अधिकार। तो इस तरह से आप ध्यान रखना, ये स्वतंत्र संपत्ति का एक व्यापक अर्थ में है, सिर्फ आप एक संपत्ति को ध्यान में दें। तो इस तरह से काफ़ी बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि जॉन लॉक ने कहा कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्तियों को कौन कौन से अधिकार थे। तो 3 अधिकार उस समय भी थे। तो इस तरह से व्यक्ति सहयोगी था, व्यक्ति में विवेक गुण पाया जाता था, विवेकशील था। तो प्राकृतिक अवस्था अच्छी थी, सहयोगी शांतिपूर्ण अवस्था थी, सभी के सहयोग से चलता था, मतलब अवस्था बढ़िया थी। तो अब सवाल ये सामने आता है कि जब समाज अच्छा था, प्राकृतिक अवस्था अच्छी थी, सभी एक दूसरे का सहयोग करते थे, अच्छे से रहते थे, शांतिपूर्ण व्यवस्था थी, फिर इन्हें समझौता क्यों करना पड़ा? क्योंकि हम यही तो देख रहे हैं कि जॉन लॉक ने सामाजिक समझौते वाले विचार के रूप में काफ़ी इम्पोर्टेंट विचार दिए हैं। तो समझौता क्यों करना पड़ा, क्यों ज़रूरत पड़ी इनको समझौता करने की? ये काफ़ी बार प्रश्न आता है कि जॉन लॉक के अकॉर्डिंग समझौता क्यों करना पड़ा। तो हम यही देखते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ आप नोट करते जाइएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में ये नोट्स काम में आते हैं और मैं चाहता हूँ कि आप इसको नोट्स करें। ठीक है, सामाजिक समझौता। अभी समझौता क्यों होता है? समझौता क्यों होता है? जब लोगों के पास आराम से खुशहाली जीवन था, अच्छे अधिकार वगैरह थे, फिर ये समझौता करके एक राजनीतिक समाज क्यों बनाना चाहते हैं? तो उनको मैं यहाँ पे देखो रीज़न बताता हूँ। सबसे पहला रीज़न क्या था कि स्पष्ट नियम नहीं थे। क्या नहीं थे? स्पष्ट नियम। क्या नहीं थे? स्पष्ट नियम नहीं थे। या फिर हम कहें दूसरी बात कि समाज तो था, बढ़िया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, लेकिन कमी ये थी कि इसके अंतर्गत नियमों को निर्धारण करने वाला एक निर्णायककर्ता नहीं था।
या हम कहें कि वहाँ पर एक व्यवस्था प्रधान नहीं था, समाज था लेकिन समाज पे होकर एक नियंत्रण करने वाला नहीं था, क्योंकि वहाँ पर लोगों को ये लगता था कि अधिकार कब तक रहेंगे, अधिकार कब तक रहेंगे, क्या हमसे छीन लिए गए तो इसलिए उनके ऊपर एक निर्णायकर्ता होने की ज़रूरत थी उनके लिए। और कहीं ना कहीं कह अधिकारों की रक्षा, उनके अधिकार थे तो ये सोचते थे कि अधिकार कब तक हमारे साथ रहेंगे, किसी ने छीन लिए तो उन्हें अपने अधिकारों की रक्षा की याद आई। उन्होंने सोचा कि हमें अपने अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए, हमारे अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए या संपत्ति की भी सुरक्षा होनी चाहिए। तो इसलिए इन समाज के लोग आपस में मिलकर एक समझौता करते हैं इन 3 कारणों से। अब यहाँ पे लॉक के अकॉर्डिंग समझौता 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार से समझौता होता है, ये ध्यान रखना। जॉन लॉक के अकॉर्डिंग समाज है वो 2 तरह के, यानी जॉन लॉक के अकॉर्डिंग वहाँ के जो लोग हैं वह 2 प्रकार के समझौते करते हैं। पहला देखिए, इसके अकॉर्डिंग जो पहला समझौता होता है, पहले समझौते के द्वारा लोग मिलकर एक समाज का निर्माण करते हैं, समाज का निर्माण, यानी लोगों के पास अधिकार है लेकिन वो इन वजह से क्या करते हैं, अपने सभी अधिकार एक समाज को सौंपते हैं। यानी हम सभी, क्यों? क्योंकि ये कहते हैं कि हमें जो चाहिए हमें उसी अकॉर्डिंग व्यवहार करना होगा, हमें जो चाहिए उसी अकॉर्डिंग हमें क्या करना होगा, व्यवहार करना होगा। तो इसलिए हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, ये हम सभी काम एक समाज के ऊपर छोड़ते हैं। तो ये समझौता 2 तरह से होता है। पहले समझौते के द्वारा तो आपस में मिलकर एक राज्य, एक समाज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एक समाज का। दूसरा, समाज के अंतर्गत एक शासक या शासित समुदाय होना चाहिए। दूसरा समझौता होता है शासक एवं शासितों के मध्य। इसका मतलब है शासक यानी एक शक्ति संपन्न समुदाय या व्यक्ति जो इनके लिए काम करेगा, ठीक है। शासित यानी लोग। तो दूसरा समझौता किनके मध्य होता है? शासक और शासित, यानी जो शक्ति संपन्न वर्ग जो व्यक्ति होगा उसके और लोगों के मध्य। इस तरह से जॉन लॉक के सामाजिक समझौता में 2 तरह के समझौते होते हैं। पहला शासक के साथ होता है, शासक और शासितों के साथ। दूसरा, ये लोग आपस में मिलकर एक राज्य का, एक समाज का निर्माण करते हैं। तो आप देखिए, यहाँ पे एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, इनके पास अधिकार होते हैं लेकिन ये सभी आपस में मिलकर अपने अधिकार एक संगठन को सौंप देते हैं। अपने सभी अधिकार किसको सौंप देते हैं? एक संगठन को, एक समाज को, जो इनके लिए ये व्यवस्था कर सके। और इसी अकॉर्डिंग अपने सभी अधिकार जब ये सौंपते हैं तो यहाँ का जो शासक है उसको जिम्मेदारी दी है कि अब आपका काम है हमारे लिए कानून व्यवस्था बनाना, हमारे लिए नियम व्यवस्था बनाना, हमारे लिए जो सही है वो कानून और ऐसे समाज को संचालन करना एक शासक की जिम्मेदारी होगी। तो ये जो अधिकार देते हैं वे एक तरह से एक राजनीतिक समाज का निर्माण करते हैं। कैसा समाज? राजनीतिक समाज। और इस तरह से ये जो अपने अधिकार है, जो प्राकृतिक अधिकार है, ये उनको वापस मिलते हैं तब वो एक राजनीतिक अधिकार के रूप में मिलते हैं। कैसे अधिकार के रूप में मिलते हैं उनको? एक राजनीतिक अधिकार। यहाँ पे ध्यान रखना, अब सभी सामूहिक एक साथ मिलकर अपने सभी अधिकार एक प्राकृतिक अवस्था में समाज को सौंपते हैं और समाज में कहा जाता है कि समाज ही अब हमारे लिए कानून व्यवस्था बनाएगा और समाज में एक व्यक्ति विशेष को ये काम दिया जाता है। तो इस तरह से ये अधिकार जो उन्होंने प्राकृतिक रूप में सौंपे थे ये उन्हें वापस मिलते हैं राजनीतिक रूप में, एक राजनीतिक रूप में मिलते हैं। ये समझ में आया गया होगा आपको। अब जब नेक्स्ट हम पढ़े तो ध्यान रखना कि कानून व्यवस्था बनाने का काम समाज को दिया है। समाज में जब शासक वर्ग होगा तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि लोगों के लिए क्या ज़रूरत है, क्या कानून व्यवस्था होनी चाहिए, किस तरह से संपत्ति की इनकी रक्षा की जाए, किस तरह के नियम बनाए, तो ये सब काम इसके पास होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट बात आती है, ये तो हो गया समझौता जो आपको समझ में आ गया होगा।
अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो चीज़ आप यहाँ पे नोट करिएगा और ध्यान रखिएगा जो मैं बताना चाहता हूँ। अगर हम बात करें कि सामाजिक समझौते की विशेषता क्या है, विशेषताएं, तो विशेषता क्या है? पहला तो समझौता होता समाज के साथ। दूसरा, वे समाज में एक शक्ति संपन्न शासक बनाते हैं। दूसरा, एक शासक का निर्माण होता है। तीसरा यहाँ पे जो विशेषता बताई गई है वह शासक हैं एक संस्था को बनाएगा, संस्था जो कानून निर्माण का कार्य करेगी, ठीक है ना। और इस अकॉर्डिंग ये भी कहा गया है कि जो शासक बनेगा वो शासक निरंकुश नहीं बल्कि सीमित, या हम कहें मर्यादित शक्ति प्राप्त होगा। एक चीज़ ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है, वो ये है कि लॉक ने कहा है कि समझौते की शर्त किन के मध्य हुई है? एक समझौते की शर्त शासक और जनता के मध्य हुई है। जनता इन लोगों के मध्य, समझौता सामाजिक समझौता किसके मध्य हुआ है? शासक और जनता के मध्य। तो इसलिए इसका काम है समझौते की शर्तों का पालन करना। अगर शासक समझौते की जो शर्तें हैं उसका पालन नहीं करता है तो जनता इसको हटा देगी और किसी और को शासन करने की शक्ति दे सकती है। इस तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसने कहा है कि शासक निरंकुश नहीं है, जैसा कि होब्स ने कहा था। होब्स के समय शासक निरंकुश हो जाता है, लेकिन यहाँ पर शासक वो मर्यादित शक्ति संपन्न होगा। अगर वह समझौते की शर्तों का पालन नहीं करता है तो जनता उसके वो अधिकार समाप्त कर किसी और को दे सकती है पावर। इस तरह से हम कहें कि अगर शासक है वो शर्तों के अनुरूप नहीं हो तब इसे सत्ता से निष्कासित किया जाएगा, सत्ता से निष्कासित किया जा सकता है। और ये भी कहा गया है कि अगर एक शासक या समाज जो है वह शर्तों के अकॉर्डिंग, समझौते के अकॉर्डिंग काम नहीं करता है तो जनता को ये अधिकार है कि राज्य वो के वहाँ के शासक को हटा सकती है, या अगर वो काम शर्तों के अकॉर्डिंग नहीं करता तो उनके खिलाफ विरोध कर सकती है। तो इस तरह से ध्यान रखना कि यहाँ पे जॉन लॉक ने लोगों को विरोध, यहाँ पे वर्ड में ध्यान रखिए, विरोध करने की छूट देता है। तो इस तरह से ये एक समाज बनता है, यानी इस तरह का समझौता होना चाहिए, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि जॉन लॉक ने एक अच्छी व्यवस्था करी, लेकिन इसके अंतर्गत भी उसने लोगों को ये विरोध का अधिकार देकर कहीं ना कहीं गलत किया है या फिर अव्यवस्था हो सकती है। लेकिन इसने ये कहा गया कि ये काम व्यवस्था सही ढंग से होनी चाहिए। और उसने एक राज्य के अंदर शासक को ये कहा गया है कि आप कानून निर्माण या न्याय व्यवस्था या शासन का संचालन सही तरीके से करें। तो इसके लिए यह कानून निर्माण का काम और न्याय व्यवस्था का काम अलग अलग बांटता है। क्या करता है? अलग अलग। तो हम ये कहें कि इसने सामाजिक समझौते के अंतर्गत, जैसे वर्तमान में कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका होता है, ऐसी ही व्यवस्था इसने की है। इसने अपने सामाजिक समझौते में एक हम कहें कि वर्गीकरण का सिद्धांत दिया है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया है। और इसने सबसे ज़रूरी, अगर हम कहें, बाकी समझौतावादी विचारकों ने विभेद नहीं किया, लेकिन जॉन लॉक ने, हम बात करें राज्य और
समाज के मध्य फर्क किया है कि राज्य एक कानूनी संस्था है जिसका काम है कानून निर्माण न्याय व्यवस्था करना, और समाज जो आम लोगों से मिलकर बनता है। तो इस तरह से इसने इसके अंतर्गत मतलब एक समाज और राज्य को विभेद किया है और अर्थ अच्छे से बताया है। वर्तमान दृष्टिकोण में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसने शक्ति पृथक्करण जैसी बातें भी कही हैं कि कार्यपालिका और न्यायपालिका अपना काम स्वतंत्र रूप में करे, क्योंकि एक ही व्यवस्था अगर एक ही कानून बना रहा वही अगर न्याय करेगा तो सही नहीं हो सकता है। तो इस जॉन लॉक का इस फर्स्ट पार्ट में हमने इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने देखी हैं, और जो चीज़ें यहाँ पे मैंने समझाई है आई होप आपको समझ में आई होगी। आप इसको नोट कर लीजिएगा, और दोबारा इसका जब सेकंड पार्ट अगर बनता है तो उसमें उनका दूसरा इंपॉर्टेंट विचार है राज्य के या व्यक्ति के संबंध में विचार, तो वो ज़रूर हम पढ़ेंगे आगे वाले वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, क्योंकि जिस तरह से हम आपके लिए प्रयास करें तो आपका भी थोड़ा सा दायित्व बनता है इस वीडियो को आगे शेयर करें। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।